गृह प्रवेश। लाल हवेली आज दुल्हन के जैसे सजी हुई थी। हवेली के इकलौते बेटे विवेक की शादी जो थी, बारात दुल्हन के साथ किसी भी वक्त पहुंच सकती थी। नई बहू के आगमन की सारी तैयारियां हो गई थी। विवेक की शादी शहर के जाने माने उद्योगपति की बेटी आरती से हुई थी। अरे दुल्हन आ गई। घर की औरतें बहू के स्वागत के लिए आ गई थीं। सभी के मुंह पर एक ही बात थी, राम सीता की सी जोड़ी है। बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। बड़ी किस्मत वाली हो विवेक की माँ। विवेक की माँ ने बहू और बेटे का आरता उतारा और फिर बहू को गृह प्रवेश के लिए कहा। आओ बहू, स्वागत है तुम्हारे नए घर में। आरती ने जैसे ही पैर उठाया, उसने ऐसा महसूस किया कि मानो किसी ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया हो। कलश छूने के लिए उठाया गया उसका पैर कुछ सेकंड के लिए हवा में ही ठहर गया था। विवेक की माँ ने कहा, क्या हुआ आरती बेटा? कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। आरती ने कलश को अपने पैर से हल्का सा छुआ, लेकिन कलश तो फुटबॉल के जैसे उछलकर दूर जा गया। सब तरफ अक्षत ही अक्षत बिखर गए थे। सारी औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी। आरती का चेहरा एकदम से उतर गया था, मानो चांद को बादलों ने ढक दिया हो। कोई बात नहीं बेटा, आओ, विवेक की माँ ने बात संभालते हुए कहा। आरती ने अपने दोनों पैर आलता से भरी हुई परात में रखे और उसके बाद आरती ने अपने दोनों पैर बाहर निकाले और जमीन पर रखे। उसके बाद वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई विवेक की माँ के बताए अनुसार पूजा के कमरे तक पहुंच गई। उसने हाथ जोड़कर कक्ष में रखी राधा कृष्ण की मूर्ति को झुककर प्रणाम किया। उसने जैसे ही सर उठाया, उसने देखा कि कमरे की खिड़की पर लगा पर्दा धूं धूं करके जल रहा था। वह जोर से चिल्लाई, आग आग। तभी विवेक की माँ ने कहा, बेटा कहाँ आग लगी है? यह तो दीपक जल रहा है। तुम्हें ज्यादा थकान और नींद पूरी न होने की वजह से कोई भ्रम हुआ होगा। जाओ थोड़ा आराम कर लो और कपड़े भी बदल लेना। अरे सुभी, भाभी को उनके कमरे में छोड़ाओ। विवेक की माँ उसकी चचेरी बहन को कहा। सुभी आरती को उसके कमरे तक ले गई। भाभी आप थोड़ा आराम कर लो और फ्रेश हो जाओ, ऐसा कहकर सुभी चली गई। आरती ने दरवाजा भीड़ दिया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। आरती ने अपने पैरों पर लगे आलता को हटाने की कोशिश की, लेकिन आलता का रंग गुलाबी से लाल होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो खून बह रहा हो। आरती खून खून चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर आई। बाहर विवेक बैठा हुआ था। आरती को बदहवास स्थिति में देखकर विवेक ने पूछा, खून? कहाँ है खून? आरती ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया, लेकिन उसके पैर तो बिल्कुल साफ हो गए थे। मेरे पैरों पर खून लगा हुआ था। बाथरूम में भी फर्श पर खून ही खून है। आओ खुद चलकर देख लो, उसने रोते हुए कहा। विवेक आरती के साथ बाथरूम में भी गया, लेकिन बाथरूम बिल्कुल साफ था। सब कुछ साफ है। कुछ नहीं, तुम्हारा भ्रम था।
रात को ठीक से सो नहीं पाई हो शायद, इसलिए। विवेक ने आरती के गाल को सहलाते हुए कहा, चलो मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी पेपर लेने आया था, लेकिन वह शायद पापा के पास है, तुम आराम करो। विवेक ऐसा कहकर निकल गया। आरती कपड़े बदलकर दरवाजा अंदर से बंद करके बिस्तर पर आकर लेट गई। आरती की आंख लगी ही थी कि उसके दरवाजे पर ठक ठक की आवाज के साथ सुनाई दिया, आरती, आरती। उसने खड़े होकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। आरती ने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। शायद कोई सपना देख रही थी। ऐसा सोचकर वह जैसे ही मुड़ी, उसे लगा कोई साया उसके पीछे एकदम से भागकर गया है। उसने दोबारा इधर उधर सब जगह घूमकर देखा, लेकिन उससे बरामदे में कोई नजर नहीं आया। लाल हवेली की प्रथम मंजिल पर उसका कमरा था। कमरे के आगे बहुत बड़ा बरामदा था। वह अपने कमरे में जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है और मरोड़ दिया है। आउच! उसकी चीख निकल गई। तभी वहां सुबी आ गई। भाभी क्या हुआ, आप चीखे क्यों? कुछ नहीं, एक कॉकरोच देख लिया था। आरती ने यह सोचकर बात पलट दी कि जब से यहाँ आई है उसके साथ कुछ अजीब अजीब हो रहा है। अगर उसने किसी को कुछ बताया तो एक तो कोई विश्वास नहीं करेगा, और दूसरा कहीं ये लोग उसे पागल ही ना मानने लग जाएं। चलो भाभी, आपको सब लोग नीचे बुला रहे हैं, आपकी मुंह दिखाई की रस्म है, सुबी ने कहा। 5 मिनट में चलती हूँ। कपड़े थोड़े ठीक कर लूं? आरती ने कहा। दीदी, आप अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे क्या? आरती ने सुबी से पूछा। नहीं भाभी, मैं तो अभी आई हूँ, सुबी ने कहा। आरती सुबी के साथ नीचे आ गई थी। उसकी मुंह दिखाई की रस्म अच्छे से हो गई थी और दूसरी रस्में निभाते निभाते शाम हो गई थी। आरती की सास ने कहा, बेटा तुम आराम करो, तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में ही भिजवा दूंगी। बाद में तो हम सबको रोज साथ बैठकर ही खाना है। आरती अपने कमरे में आ गई थी। वह अपने बिस्तर पर लेट गई। तभी उसका बिस्तर जोर जोर से हिलने लगा। उसने सोचा कि भूकंप आया है शायद। वह अपने कमरे से निकलकर फटाफट सीढ़ियों की तरफ भागी और नीचे उतर गई। जैसे ही वह नीचे उतरी, सामने से विवेक की माँ आते हुए दिख रही। बेटा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। अगर आना भी था तो कपड़े तो ठीक करके आती, विवेक की माँ ने प्यार से कहा। वो मम्मी, मुझे भूकंप के झटके से महसूस हुए, आरती ने बोला। आरती की बात खत्म होने से पहले ही विवेक की माँ ने कहा, तुमने कोई सपना देखा होगा, कहीं कोई भूकंप नहीं आया। हैरान परेशान आरती अपने कमरे में चली गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। आज आरती की सुहाग रात भी थी। आरती और विवेक के लिए कमरा सज गया था और सुबह ने आकर आरती को भी तैयार करा दिया था। लेकिन आरती अभी भी अपने साथ हो रहे घटनाओं को लेकर विचलित सी थी। सजी सवरी आरती अपने विचारों में गुम बैठी हुई थी। तभी उसकी नज़र सामने शीशे पर गई। उसे लगा शीशे में से कोई लड़की झांक रही है।
उसने सिर को झटका दिया और दोबारा शीशे की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर में विवेक आ गया। विवेक ने जैसे ही आरती के करीब आने की कोशिश की तो आरती ने कहा, विवेक, मुझे थोड़ा समय और चाहिए, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है, विवेक ने मुस्कुराकर कहा। 2 दिन बाद पग फेरे के लिए आरती का भाई लेने आया और आरती अपने मायके चली गई थी। आरती जब तक अपने ससुराल में रही, आरती के साथ ये अजीब सी घटनाएं होती रहीं। मायके भी आकर आरती वही सब सोचकर थोड़ा गुमसुम और खोई खोई थी। आरती अपनी दादी के बहुत नज़दीक थी। दादी ने जब आरती से उदासी का कारण पूछा तो आरती ने दादी को सब बता दिया और कहा, दादी, मुझे नहीं लगता कि यह मेरा भ्रम है। आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब से मेरा गृह प्रवेश हुआ तब से ये सब शुरू हो गया। बेटा, पता नहीं तू मानेगी या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कोई तुझे कुछ बताना चाहता है या तेरी मदद चाहता है, आरती की दादी ने कहा। फिर दादी, वह ऐसे छुप क्यों रहा है, आरती ने पूछा। वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा है, भटकती हुई आत्मा जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई है। आप भी दादी कैसी बातें करती हो, तभी तो कह रही थी कि तू मानेगी नहीं। इस बार घर जाए तो जब ऐसा कुछ हो तो चिल्लाना मत, बस प्यार से पूछना कि वह कौन है और क्या चाहती है। तू उससे तू उसके क्या मदद करे, एक बार मेरे कहने से पूछना, दादी ने कहा। ठीक है, सोचती हूँ दादी, आरती ने जवाब दिया। अगले दिन आरती अपने ससुराल आ गई। वह पूरे रास्ते भर दादी की बातें सोचती रही। ससुराल पहुंचकर सबसे मिलने जुलने के बाद आरती अपने कमरे में चली गई थी। अंदर पहुंचकर आरती आराम कुर्सी पर बैठ गई थी। आरती के बैठते ही कुर्सी ऊपर की तरफ जाने लगी, लेकिन आरती इस पर चिल्लाई नहीं और बोली, तुम कौन हो, तुम्हें क्या मदद चाहिए, बताओ मुझे। आरती की आराम कुर्सी नीचे आ गई थी। उसके सामने टेबल पर रखा पेन ऊपर हवा में लहराया और उसके बाद पेन दीवार पर चलने लगा। यह गृह प्रवेश तुम्हारा नहीं, मेरा होना चाहिए था। विवेक ने मुझसे शादी का वादा किया था, मुझसे, मुझ श्रेया से। उसके बाद पेन रुक गया था। आरती को श्रेया का नाम कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसको याद आया कि विवेक की कॉलेज की लास्ट डे वाली ग्रुप फोटो में उसने यह नाम देखा था। उसने दोबारा वह फोटो निकालकर देखा। श्रेया और विवेक पास पास ही खड़े थे। अगले दिन वह विवेक के कॉलेज गई और वहां से किसी तरीके से श्रेया के घर का पता मालूम किया। श्रेया का घर लगभग 2 घंटे के डिस्टेंस पर दूसरे शहर में था। आरती ने घर पर किसी सहेली से मिलने जाने और शाम तक लौट आने का बहाना बनाया। आरती श्रेया के घर पहुंची।
श्रेया की माँ ने दरवाज़ा खोला। श्रेया के माँ के पूछे जाने पर आरती ने कहा, आंटी श्रेया की दोस्त हूँ, कुछ सालों के लिए शहर से बाहर गई थी, अभी कुछ दिन पहले ही लौटी हूँ। बेटा श्रेया ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया, लेकिन वह अभी घर पर नहीं है, जब लौटेगी तब बता दूंगी, श्रेया की माँ ने कहा। कब लौटेगी, कहाँ गई? बेटा 7 दिन हुए हैं, घर से यह कहकर गई थी कि जरूरी काम है, आकर सब बताती हूँ, श्रेया की माँ ने कहा। कुछ स्पेशल बात हुई थी क्या उस दिन, आरती ने पूछा। कुछ याद करते हुए श्रेया की माँ ने बताया, हाँ कुछ कॉलेज के कुछ दोस्त घर आकर गए थे, किसी विवेक के बारे में बात कर रहे थे। उनके जाने के बाद वह कुछ देर तक अपने कमरे में ही बैठी रही, फिर कोई शादी का कार्ड लेकर बाहर गई थी। आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, आरती ने पूछा। गई थी, लेकिन उन्होंने डांट कर भगा दिया, अब मैं अकेली कहाँ कहाँ जाऊं। श्रेया के पापा होते तो, इतना कहकर श्रेया की माँ रोने लग गई। आंटी अब मैं श्रेया का पता लगा कर रहूंगी, आरती ने कहा। आरती समझ गई थी कि श्रेया को गायब करने में विवेक का ही हाथ होगा। विवेक ने अपने पैसे के दम पर पुलिस को खरीद लिया होगा। आरती ने घर लौटकर विवेक से बातें बातों में पूछा, तुम्हारी दोस्त श्रेया हमारी शादी में क्यों नहीं आई? श्रेया का नाम सुनते ही विवेक थोड़ा सकपका सा गया। उसने कहा, सिर्फ क्लासमेट थी, दोस्त नहीं थी। मतलब अब क्या दुनिया में नहीं है? आरती ने पूछा। कैसी बातें कर रही हो, दुनिया में ही होगी, कहाँ जाएगी? विवेक ने झल्ला कर कहा और चला गया। श्रेया कुछ तो क्लू दो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? आरती ऐसा सोचते सोचते सो गई। तभी अचानक से टीवी अपने आप चल गया और आरती ने जो सुना उससे उसे विवेक से नफरत सी हो गई। श्रेया ने बताया कि विवेक की शादी की खबर सुनकर वह विवेक के पास गई थी और कहा कि विवेक प्यार मुझसे करते हो और शादी किसी और से, ये कैसे कर सकते हो? अरे श्रेया समझो, यह सिर्फ शादी नहीं, एक डील है। शादी के बाद भी प्यार तो तुमसे ही करता रहूंगा। यह आरती तो घर पर गूंगी गुड़िया बनकर बैठी रहेगी। यह सब मैं अपने अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूं, विवेक ने बेशर्मी से कहा। नहीं विवेक, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, तुम यह शादी नहीं कर सकते। मैं अभी जाकर तुम्हारी होने वाली पत्नी आरती को सब कुछ बता दूंगी, श्रेया ने कहा। नहीं, मुझे माफ कर दो, हम दोनों आज ही शादी करेंगे। यहाँ पास ही मेरे दोस्त का रिजॉर्ट है, उसे फ़ोन कर देता हूँ, वह सारी तैयारियां कर लेगा, विवेक ने कहा। मैं अपनी माँ को तो बुला लूँ और तुम अपनी मम्मी पापा को, श्रेया ने कहा। मेरे मम्मी पापा अभी नाराज़ होंगे, शादी के कार्ड बट गए और फिर मैं शादी के लिए मना कर दूं। शादी के बाद तुम्हारा गृह प्रवेश होने के बाद तो मानना ही पड़ेगा। मेरी माँ को तो बुला ही लेती हूँ, श्रेया ने कहा। जानू, अगर मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा कि तुम्हारी माँ उपस्थित थी तो उन्हें दुख भी होगा और उनकी नाराजगी भी बढ़ेगी, विवेक ने कहा। उसके बाद विवेक श्रेया को रिसॉर्ट में ले गया। वहां एक रूम में दोनों रुके।
श्रेया विवेक के दोस्त के लाए हुए कपड़ों को पहन रही थी। तभी पीछे से आए एक हाथ ने चाकू से उसका गला काट दिया। वह हाथ विवेक का था। विवेक ने उसी कमरे की दीवार में मुझे और उस चाकू को अपने दोस्त की मदद से चिनवा दिया और वहां से चला गया। श्रेया ने कहा, अभी तक सीसीटीवी की फुटेज भी सुरक्षित हैं। उनमें मेरे और विवेक के रिसॉर्ट में प्रवेश के सबूत हैं। बाकी तुम खुद कर ही लोगी। मेरा गृह प्रवेश नहीं हुआ, कम से कम मुझे न्याय तो मिले। श्रेया की बात खत्म होने के साथ टीवी बंद हो गया। आरती ने अपने पापा की मदद से पुलिस से बात की। आरती ने पहले श्रेया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसके आधार पर पुलिस ने रिसॉर्ट पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखी। श्रेया अंदर तो आई, लेकिन बाहर नहीं गई थी। रूम को सर्च करने पर श्रेया की लाश और मर्डर वेपन दोनों मिल गए थे। इतने सबूत के आधार पर विवेक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरती ने श्रेया की मां को इस त्रासदी के बारे में बताया और श्रेया का अंतिम संस्कार किया। उसने विवेक से तलाक ले लिया और अब वह अपनी दादी के और भी करीब हो गई थी।